हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में आप सभी कवर करने वाले हैं जो आपका टॉपिक है महान्यायवादी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना एक क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलता है। चलिए जो है हम इसको बहुत ही डिटेल में समझते हैं। तो अगर सबसे पहले यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो महान्यायवादी है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल कहते हैं, इनका जो उल्लेख किया गया है संविधान का आर्टिकल जो 76 है, इसी आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। अगर यहाँ पर देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और इनकी योग्यता को लेकर के देखा जाए कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान योग्यता होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए, वही योग्यता जो है महान्यायवादी की भी होगी। तो यहाँ पर हम योग्यता को डिटेल में नहीं बताएंगे, बल्कि आगे आपको हम जब टॉपिक सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर उनकी जो न्यायाधीश की योग्यता होती है उसको वहाँ पर हम डिटेल में बता देंगे। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पदावधि या कार्यकाल इनका कितना होता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पदों पर बने रहते हैं। यानी कि महान्यायवादी के यहाँ पर कार्यकाल का उल्लेख जो है 5 वर्ष 6 वर्ष कुछ भी किताबों में नहीं मिलता है, बल्कि सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पदों पर ये बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहेंगे इनको इनके पद से हटा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा कि इनकी जो है वेतन क्या है, तो वेतन के विषय में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जज यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, इसी जज के समान जो है इनकी वेतन का निर्धारण किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार्य क्या क्या है, यानी कि जो महान्यायवादी हैं इनके क्या क्या कार्य हैं, इस कार्य को यहाँ पर आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान देंगे। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आपका आंसर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा महान्यायवादी। यदि राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा, महाधिवक्ता हो जाएगा। जैसे केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, उसी तरीके से राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है ना। आगे दूसरे कार्य को हम लोग देखते हैं। भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देता है। ये भारत जो सरकार है, इस भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह भी देते हैं। तीसरे कार्य को देखते हैं, भारत के किसी भी न्यायालयों में इसे सुनवाई का अधिकार है। यानी भारत देश के अंदर कोई भी न्यायालय है तो उस न्यायालय में इनको सुनवाई का अधिकार है। यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का यदि मुकदमा चल रहा है भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में, तो ये किसी भी न्यायालय से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। अगली कार्य को हम लोग देखते हैं, संसद की समितियों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है। संसद की जो समितियां होती, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, कार्य संचालन समिति, जितनी भी समितियां हैं इनकी बैठकों में ये भाग भी ले सकता है, बोल भी सकते हैं, लेकिन यदि बात की जाती है वोटों से संबंधित, ये वोट नहीं डाल सकता है। तो ये पॉइंट अगर बात करें कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो इस पॉइंट को अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मान लेंगे। और ये जो पहला पॉइंट है ऑलरेडी स्टार बना हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं इसी क्रम में। जैसा कि अभी आपने उपरोक्त में जो चीज़ों को आपने देखा समझा, नीचे यहाँ पर देखेंगे सॉलिसिटर जनरल, बेटा ध्यान देंगे क्या है यहाँ पे,
सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी का सहायक होता है बेटा, ठीक है ना। अगर आपसे बात किया जाए कि प्रथम न्यायवादी यानी कि प्रथम महान्यायवादी कौन थे, MC सीतलवाड़ थे। लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो यहाँ पर क्या दिया है, के वेणुगोपाल दिया है। यानी कि हम जब नोट्स तैयार किए थे उस समय का जो डाटा था, तो वो वर्तमान में उस समय जो महान्यायवादी थे के वेणुगोपाल थे। लेकिन अभी वर्ष क्या चल रहा है बेटा, 2026 चल रहा है, ठीक है ना। ध्यान देंगे 2022 में बात करते हैं। 1 अक्टूबर 2022 को भारत के महान्यायवादी जो बनाए गए थे, यार बेटा अभी नाम नहीं याद आ रहा है उनका, 2022 में एक जो है नियुक्ति की गई थी महान्यायवादी के पद में, उनका नाम था, अभी याद नहीं आ रहा, जैसे याद आता है अभी मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको अगर याद है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2022 को बनाए गए थे, ठीक है ना। चलिए अब हम इसी क्रम में देखते हैं बच्चों, आर्टिकल 77 की अगर बात किया जाए, ध्यान देंगे आप सभी, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, नीचे आप आते हैं। आर्टिकल 77 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है बच्चों, देख पा रहे होंगे, भारत सरकार के कार्यों का संचालन के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 78 में आप सब देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी स्टार मैंने बना के रखा है। मंत्रिपरिषद का आकार की बात करते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2000 वर्ष 3 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि जो लोकसभा है, लोकसभा की यदि वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, तो इसी 545 का 15% से अधिक जो है मंत्रियों की संख्या नहीं हो पाएगी। तो जितना निकालेंगे लगभग 81 पॉइंट समथिंग के पास आएगा, तो लगभग जो है 82 मंत्री होंगे, ठीक है ना। अब इसी क्रम में हम लोग नीचे कुछ जैसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको आप सभी एक नज़र में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे आर्टिकल 74 है, तो इसमें बताया गया कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान बताए गए हैं। आर्टिकल 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन बताया गया है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का जिक्र है। आर्टिकल 88 में सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार के विषय में बताया गया है। अब हम प्यारे बच्चों नीचे स्क्रॉल करते हैं, धीरे धीरे आते हैं। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ भी आर्टिकल्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर आर्टिकल 74 में क्या बताया गया है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान बताए गए हैं। आर्टिकल 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन बताया गया है। 78 में राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व बताए गए हैं। 88 में सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार बताए गए हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में यहाँ पर आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया। यूट्यूब चैनल की बात करें बेटा, पॉलिटी विद संजय वर्मा, ये मैं पहला एक जो है यूट्यूब चैनल बनाया था जिसको मैं डिलीट कर दिया हूँ। अब हमारा जो चैनल है आप सब देख पा रहे हैं, यही हमारा व्यक्तिगत चैनल है। इस चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब। बेल आइकन का बटन दिख रहा है जिसे आप लोग कर देंगे प्रेस, ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन वगैरह आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। यदि इस क्लास की आपको PDF की नीड है तो टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे क्रॉनिकल एजुकेशन हब, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें आप सभी क्रॉनिकल एजुकेशन हब के साथ।